नमस्कार, मेरा नाम गुंजन कुमार प्रवक्ता बोर्ड की CMRB गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में फिजिक्स के पद पे मैं कार्यरत हूँ। देखिए, BTR के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर एक टॉपिक है जिसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना है। तो आज हम बढ़ते हैं ट्रांजिस्टर। देखेंगे 1948 में अमेरिका के अंदर 3 साइंटिस्ट थे, हार्डिंग, ब्रांते और शोकले। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर US बेल लेबोरेटरी जो है वहाँ पे ट्रांजिस्टर की उत्पत्ति की, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। बेसिकली ये तीनों लोग क्या चाहते थे कि डायोड जिस प्रकार काम कर रहा है तो डायोड एक प्रवर्धक, एक एम्पलीफायर के रूप में काम करे, ऐसा कोई एक डिवाइस बनाया जाए। और उसके लिए इन्होंने एक नई डिवाइस इस प्रकार बनाई जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर में देखिए 3 भाग होते हैं, EBC। यहाँ E इमीटर है, उत्सर्जक है, B बेस है, आधार है, और C कलेक्टर है, संग्राहक। ठीक है, देखिए इसमें 3 भाग होते हैं। तो एक ये सैंडविच टाइप की संरचना है जिसमें बीच में हमारे पास एक अर्धचालक इस तरह का होता है जो साइड वालों से विपरीत होता है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारे पास 2 प्रकार के बने इस प्रकार। देखिए, अगर ये N है तो दोनों साइड वाले N होंगे, बीच वाला विपरीत होगा तो एक ट्रांजिस्टर NPN बना। इसी तरीके से अगर दोनों साइड वाले जो अर्धचालक है वो P हो तो बीच वाला N होगा तो एक PNP। तो ट्रांजिस्टर हमारे पास 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है, और एक हमारे पास हो गया PNP ट्रांजिस्टर। अब इसके अंदर जो ये 3 भाग जो बनाए हैं इनकी थोड़ी सी विशेषता है, यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ लेते हैं। देखिए, E भाग जो होता है जिसे हम इमीटर कह रहे हैं, ये इमीटर क्या होता है, अधिक डोपिंग करके बनाया जाता है, हाईली डोप्ड होता है। अधिक डोपिंग यानी अधिक मादित करके बनाया जाता है। जो अधिक डोपिंग करके बनाया जाएगा तो इसमें डोपिंग की मात्रा ज्यादा होगी, अशुद्धि की मात्रा ज्यादा होगी, तो डेफिनेट इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर जिस टाइप की भी अशुद्धि उसके ज्यादा होंगी। तो अधिक डोपिंग करके बनाया जाता है इसको, ठीक है, तो यानी इसमें अशुद्धि ज्यादा होती है, तो इसके अंदर आवेशवाहक भी ज्यादा होंगे। तो इसका कार्य क्या होता है, तो अधिक डोपिंग करके बनाया जाता है, इसकी ये विशेषता। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है परिपथ को मुक्त आवेशवाहक, फ्री चार्ज कैरियर्स जिस प्रकार की डोपिंग में मुक्त आवेशवाहक उपलब्ध कराना। तो मुक्त वाहक जो आवेशवाहक है ये उपलब्ध कराना इसका काम है, ठीक है। इसी प्रकार जब बेस की बात करते हैं, आधार की बात करते हैं, तो आधार जो होता है इसकी विशेषता रहती है ये पतला व कम मादित होता है, कम डोप्ड होता है, कम मादित, इसकी डोपिंग कम होती है, ठीक है। डोपिंग कम होगी तो इसमें अशुद्धि कम होगी। तो देखिए ये जो होता है दोनों सिरों वालों से विपरीत प्रकार का होता है, तो यहाँ पे डोपिंग विपरीत प्रकार की होगी। तो इसका काम क्या होता है, इसका कार्य केवल इतना है कि ये उत्सर्जक के यानी E भाग के आवेशवाहक जो भी हैं, E भाग के आवेशवाहकों को आकर्षित करना, आवेशवाहकों को अट्रैक्ट करेंगे, बेस वाले जो भी है हमारे पास इंप्योरिटीज, ठीक है, आवेशवाहकों को आकर्षित करके C भाग में भेजना, इसका काम ये रहता है, ठीक है। ये सबसे पतला और कम होता है। अब देखेंगे हमारे पास C भाग संग्राहक, तो जो ये संग्राहक है इस संग्राहक को देखेंगे, ये संग्राहक की विशेषता क्या होती है, सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, परंतु डोपिंग कम होती है इसमें, ठीक है, इसमें डोपिंग कम है, मादन कम किया गया है, डोपिंग कम होती है। डोपिंग कम करते हैं इसकी क्या रीजन है कि E भाग में डोपिंग ज्यादा है, इसके और इसके दोनों जो एंड वाले जो सिरे वाले जो अर्धचालक है सेम काइंड होते हैं। इसका मतलब जिस प्रकार के यहाँ मुक्त आवेशवाहक है वैसे ही इसमें होगी। तो अगर इसमें डोपिंग ज्यादा कर देंगे तो पहले से जो आ रहे हैं यहाँ से B का काम ही E भाग के आवेशवाहकों को आकर्षित करना और आकर्षित करके C में भेजना। तो C में अगर पहले से ही अगर डोपिंग ज्यादा होगी तो सेम चार्ज होने के कारण इसमें रिपल्शन हो जाएगा, तो ये E भाग से आने वाले आवेशवाहकों को आसानी से आने नहीं देगा। ये तो ये सबसे बड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि यहाँ पे इजिली फ्री चार्ज कैरियर्स आ सके। सेकेंडली इसमें डोपिंग इसलिए कम करते हैं ताकि इस वालों पर रिपल्शन ना हो, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है आवेशवाहकों को, जो भी आवेशवाहक आ रहे हैं, ठीक है, आने वाले आवेशवाहकों को
आने वाले आवेश वाहकों को एकत्रित करना, आवेश वाहकों को एकत्रित करना, तो ये इसका काम है। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दो ही टाइप होते हैं, एक तो होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। पर हमारे पास यहाँ पर ये तीन टर्मिनल बन गए इसके। अब ये तीन टर्मिनल बन गए तो अगर इनपुट इस तरफ मान लो और आउटपुट इस तरफ मान लो तो क्या होगा हमारे पास कि इनपुट में दो हमारे पास तार आएंगे और आउटपुट में भी दो तार आएंगे, अर्थात इसका हर बार एक ना एक टर्मिनल जो है वो कॉमन होगा, जो इनपुट में भी होगा और आउटपुट में भी होगा। तो इस प्रकार जब भी हम एक ट्रांजिस्टर को सर्किट में जोड़ते हैं तो इसका एक ना एक टर्मिनल कॉमन रहता है। तो हमारे पास इसके तीन कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। जैसे मैं पहले लिख देता हूं कॉमन बेस सीबी अभिविन्यास। सेकंड हमारे पास मैं लिख देता हूं सीई अभिविन्यास। तीसरा मैं लिख देता हूं सीसी अभिविन्यास। तो ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पहला जो सी है उस सी का मतलब जो है वो है कॉमन, यानी एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें बेस कॉमन होगा, यानी बेस इनपुट में भी होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बेस है वो इनपुट में भी इंक्लूड होगा और आउटपुट में भी होगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों में होगा। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या हो गया कॉमन। इसी प्रकार से सीई की बात करें तो ई इनपुट और आउटपुट दोनों में होगा। सीसी की बात करें तो ये कलेक्टर जो होगा वो इनपुट और आउटपुट में होगा। तो तीन अभिविन्यास बनते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जब ये तीन अभिविन्यास बनते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि तीन अभिविन्यासों को जोड़ने पर ये कैसे काम करता है, वो इसकी क्रिया विधि में आ जाता है। फिलहाल अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो एक ई और एक बी, तो यानी ये जो बना वो बना हमारे पास ई बी जंक्शन, यानी हमारे पास उत्सर्जक आधार संधि। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या बना, बी और सी यहाँ जुड़ रहा है तो ये बीसी जंक्शन, यानी हमारे पास मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, आधार संग्राहक संधि। तो हमारे पास सर्किट में ये ईबी और बीसी दो प्रकार की संधियां होती है और इसको जब हम सर्किट में जोड़ते हैं तो ट्रांजिस्टर का जो नाम रखा है ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, यानी इसको सर्किट में आप जोड़ोगे तो इसका प्रतिरोध स्थानांतरित हो जाएगा, इसी वजह से इसका नाम ट्रांजिस्टर रखा गया है। तो वो इसकी क्रिया विधि से समझ आएगा कि इसका प्रतिरोध स्थानांतरित कैसे होता है, ट्रांसफर रजिस्टर कैसे होगा इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में ईबीसी चीज बता दी, ईबीसी का काम बता दिया। इसको अगर सर्किट में इनपुट आउटपुट में जोड़ेंगे तो तीन तरह के इसके जोड़ने के तरीके बनेंगे जिन्हें तीन कॉन्फ़िगरेशन तीन अभिविन्यास बोलते हैं। दो संधियां हैं, तो ट्रांजिस्टर केवल और केवल कब काम करता है, यानी जो इसका वर्किंग मोड है, ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग मोड है वो हमारे पास क्या है कि ईबी संधि क्या रहे, ईबी जंक्शन क्या रहे, फॉरवर्ड, यानी ईबी को ऐसे कनेक्ट करना है बैटरी से कि ईबी जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड रहे, उत्सर्जक आधार संधि फॉरवर्ड रहनी चाहिए। इसी तरीके से बीसी हमारे पास क्या रहे, बीसी संधि हमारे पास बीसी से बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब रिवर्स, ऐसे याद कर रख सकते हैं। तो बीसी संधि कैसी रहनी चाहिए, रिवर्स बायस होनी चाहिए, तब ही ट्रांजिस्टर वर्किंग करेगा। बाकी आप दोनों फॉरवर्ड कर दो, दोनों रिवर्स कर दो या उल्टा कर दो, ईबी को रिवर्स और बीसी को फॉरवर्ड कर दो तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करता है। और ये चीज आपको तब पता चलेगी जब हम इसकी वर्किंग समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम इंट्रोडक्शन ट्रांजिस्टर का जो ये है, इसके बाद हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए अब पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को हम देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है ट्रांजिस्टर या तो पीएनपी होगा या फिर एनपीएन होगा। अब चूंकि ट्रांजिस्टर के तो तीन टर्मिनल हो गए, परंतु सर्किट के अंदर इनपुट और आउटपुट ही रहता है, तो इसका मतलब इसका एक टर्मिनल हमेशा क्या रहेगा, इनपुट और आउटपुट दोनों में रहेगा, तो जिसे हम कॉमन टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास अभी हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस अभिविन्यास, सीबी अभिविन्यास, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी वर्किंग देख रहे हैं। इसकी वर्किंग से ही हमें पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर जो है वो ईबी फॉरवर्ड और बीसी रिवर्स बायस में ही कार्य करता है। ठीक है,
इसकी वर्किंग से ये क्लियर हो जाएगा। एक बार हम मान के चल रहे हैं कि ईबी जंक्शन को हमें फॉरवर्ड करना है इसकी वर्किंग के लिए और डीसी जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक तार हम P से बाहर निकालते हैं P भाग से, और एक तार हम N भाग से बाहर निकालते हैं। तो जो N से तार आ रहा है और जो P से तार आ रहा है वो हमारे लिए ईबी जंक्शन क्रिएट करेगा। तो ईबी जंक्शन को फॉरवर्ड करना है, तो जैसे हमें बाइसिंग का पता है डायोड की कि P भाग अगर पॉजिटिव से और N भाग बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो, मतलब सेम से जुड़ा हो, तो वो फॉरवर्ड होता है। तो देखिए P भाग यहाँ पर बैटरी के प्लस से जुड़ा है और N भाग बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार हमारे पास डीसी जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। ठीक है, तो एक तार B से हम खींचते हैं और एक तार हम C से खींचते हैं। ठीक, तो ये जो संयोजक लीड है, ये ट्रांजिस्टर हमारे पास है, क्रिस्टल है ट्रांजिस्टर का, जर्मेनियम या सिलिकॉन की पट्टिका पे बना हुआ, उसमें हमने ये कनेक्शन लीड बाहर निकाल रखी हैं। ठीक है, तो इस कनेक्शन लीड के अंदर देखिए जो B भाग है वो इधर से आ रहा है इस तार के द्वारा, और जो ये हमारे पास C भाग है वो इस तार के द्वारा यहाँ आ रहा है। चूंकि डीसी जंक्शन रिवर्स बायस करना है और रिवर्स बायस के अंदर होता है कि ऑपोजिट टर्मिनल जोड़ने होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास बेस जो है वो नेगेटिव है, मतलब बेस जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उसे हमने बैटरी के प्लस से, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, अर्थात हमने ऑपोजिट जोड़ दिया। तो डीसी जंक्शन हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो ये इसकी परिपथ व्यवस्था है, जैसा कि ये वर्किंग मोड है इसका, उसमें जोड़ने का ये तरीका है। ठीक है, यहाँ पर G जो है वो ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड मतलब भूसंपर्कित। भूसंपर्कित का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा टर्मिनल है जो लगभग हमारे पास जीरो विभव पर होता है। देखिए, बेस हमारे पास एक बार नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और यही बेस हमारे पास एक बार पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये निम्न विभव का टर्मिनल है, ये एक उच्च विभव का टर्मिनल है। तो ये लगभग जो बेस हम देखते हैं वो लगभग नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच, मतलब जीरो विभव पर होता है, इसीलिए इसे ग्राउंडेड कहते हैं, भूसंपर्कित कहते हैं। ठीक है, मे भी पॉसिबल बाकी अभिविन्यास में जोड़ते हैं तो दोनों प्लस प्लस से जुड़े हों, शायद दोनों माइनस माइनस से जुड़े हों, या एक प्लस या एक माइनस से जुड़ा हो। तो उच्च विभव और निम्न विभव की परिकल्पना के आधार पर ही हम डिफाइन करते हैं कि ये ग्राउंडेड है या नहीं है। ठीक है, अब ये उच्च विभव और निम्न विभव की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि ये हमारे पास मान लीजिए एक डायोड है। ठीक है, डायोड का ये सिरा हमने मान लो +5 वोल्ट से जोड़ दिया, और इसी तरीके से ये सिरा हमने +10 वोल्ट से जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर डायोड जो है उसका ये पॉजिटिव सिरा होता है, नेगेटिव सिरा होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव सिरा +5 वोल्ट से जुड़ा है और ये पॉजिटिव सिरा +10 वोल्ट से जुड़ा है, हालांकि दोनों तरफ प्लस प्लस जुड़े हुए हैं। तो देखिए +5 वोल्ट जो है वो इस +10 वोल्ट की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, इसको मैं निम्न विभव मान सकता हूं। ठीक है, ये निम्न विभव का टर्मिनल हो गया, और ये +10 वोल्ट है यानी ये ज्यादा वोल्ट का है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, उच्च विभव मान सकता हूं। ठीक है, तो देखेंगे डायोड का प्लस टर्मिनल उच्च विभव से जुड़ा है और माइनस टर्मिनल निम्न विभव से जुड़ा है, हालांकि दोनों प्लस प्लस के हैं, पर ये उच्च विभव के सामने ये निम्न विभव जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसका बैटरी से कंपैरिजन करूं तो बैटरी के अंदर हमारे पास जो प्लस सिरा होता है वो हमेशा उच्च विभव होता है। ठीक है, और जो निम्न से माइनस सिरा होता है उसे निम्न विभव पर माना जाता है। तो देखिए, तो निम्न विभव का टर्मिनल यानी +5 वोल्ट इस +10 वोल्ट के सामने माइनस के टर्मिनल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो यानी नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, एक तरीके से नेगेटिव से, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये +10 वोल्ट यानी इसकी तुलना में उच्च विभव होने के कारण ये पॉजिटिव से ही जुड़ा हुआ माना जाएगा। अर्थात ये जो डायोड है प्लस प्लस से और माइनस माइनस से जुड़ा होने के कारण ये डायोड इस समय फॉरवर्ड अवस्था में कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस में कहलाएगा। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए एक बेसिक कंसेप्ट है कि ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स को आप जब भी जोड़ोगे तो कब इसे फॉरवर्ड में समझा जाए और कब रिवर्स में समझा जाए। अर्थात आपको जो ग्राउंडेड है जो पोटेंशियल ढूंढना है कि जो निम्न हमारे पास है भूसंपर्कित अवस्था है, वो यहाँ टर्मिनल्स की सहायता से आपको पता चल जाए कि ये ग्राउंडेड है तो क्यों ग्राउंडेड है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर में वर्किंग कैसी होती है। वर्किंग बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसा हमने फॉरवर्ड और रिवर्स में जोड़ना था सर्किट को जोड़ दिया, अब सिर्फ बैटरी का काम है कि वो आगे कैसा बिहेव करेगा। ठीक है,
देखो हमारे पास जो पी भाग है, पी भाग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे यहां से धन आवेश बैटरी के होल्स को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो होल्स कहां जाना चाहेंगे? होल्स यहां पर बेस की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये जो होल्स है ये बेस की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है। अब चूंकि बेस जो होता है वो विपरीत प्रकार से डोप्ड होता है, यानी ये पी भाग है, तो अगला कौन सा भाग है हमारे पास? एन, और एन भाग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहां पर हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल, और यहां पर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे अब इलेक्ट्रॉन पर विपरीत आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वैसे भी ये होल को आकर्षित कर ही रहे हैं, और ये होल इस बैटरी के धन टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर बेस की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे भाई होल जब इस बेस को पार करेंगे, ठीक है, बेस में इनको आकर्षित कर ही रहा है, बेस को जब ये पार करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन और होल का संयुग्मन होना तय है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन और होल का संयुग्मन होना तय है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ के इन होल्स को खत्म कर देंगे, और शेष बचे हुए होल कहां जाएंगे? सी भाग में, ठीक है। सी भाग में पहुंचने के बाद बैटरी के ऋण टर्मिनल, जो कि आउटपुट वाली बैटरी है, उसके ऋण टर्मिनल से आकर्षित होकर परिपथ को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास देख रहे हैं चार्ज कैरियर यहां से चलकर वापस यहां तक आ पा रहे हैं, अर्थात ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ये इसकी सिंपल सी हमारे पास वर्किंग है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वर्किंग को मैं दो फेज में समझाता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर होल बेस की तरफ चले, इनकी संख्या मैंने मान ली कितनी है? 100 मान लिए मैंने, ठीक है। अब सामान्य अवस्था जो होती है, सामान्य अवस्था में जब होल इन बेस को पार करेंगे तो इलेक्ट्रॉन है बेस के अंदर, तो इनका कंजुगेशन होगा, संयुग्मन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल कुछ संतृप्त हो जाएंगे। तो ये मिनिमम पार्ट होता है 2%, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब बिल्कुल आमने सामने आ जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस के अंदर 5% हमारे पास कंजुगेशन पॉसिबल है, संयुग्मन 5% पॉसिबल है। अर्थात मैं एक्सट्रीम कंडीशन मान लूं कि यहां से 100 चले, 5 खत्म हो गए, तो फिर भी 95% तो हमारे पास कहां पहुंचे? आधार भाग में, संग्राहक भाग में पहुंचे। तो जब संग्राहक भाग में 95 पहुंच रहे हैं तो ये होल्स क्या होंगे? होल्स यहां पर इकट्ठे होते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि होल का अस्तित्व, फिर से बता रहा हूं, होल का अस्तित्व केवल क्रिस्टल के अंदर है, क्रिस्टल के अंदर ही होल थ्योरी लागू होती है, और बैटरी का जो एक्चुअल काम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन को भेजना। तो ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगी, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने के बाद इन होल्स को क्या करेंगे? इन होल्स को कंप्लीट करेंगे। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन जो हैं यहां से जो चलकर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन होल को इस तरीके से संतृप्त करते चले जाएंगे। यहां से होल खत्म होने का अर्थ ये हुआ कि यहां इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी ही होल होती है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये होल यहां से चलकर यहां तक आ गया, अर्थात परिपथ पूर्ण हो गया, अर्थात सर्किट में धारा बहने लग गई, ठीक है। ये इसको समझाने का केवल प्रथम तरीका माना जा सकता है, ठीक है। चूंकि हर बार, अब देखो 95 बचे, फिर वो 95 आगे जाएंगे इस सर्किट के अंदर, 95 जाएंगे, फिर उनका 5% कंजुगेशन हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा तो थोड़ी देर बाद तो सारे फ्री चार्ज कैरियर जो है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से होल्स वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। खत्म हो जाएंगे तो ट्रांजिस्टर थोड़ी देर बाद कार्य नहीं करेगा, ठीक, परंतु ट्रांजिस्टर लगातार कार्य करता रहे। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए यह होगा कि जो इलेक्ट्रॉन और होल की कमी हो रही है उनकी पूर्ति होती जाए, ठीक है। उनकी पूर्ति कैसे होती है उसको समझिए। देखिए, जैसे ही एक होल यहां इलेक्ट्रॉन से संयुग्मित होता है, होल जैसे ही इलेक्ट्रॉन से संयुग्मित होता है, इट मींस पी भाग में क्या कम हो गया? होल, और एन भाग में क्या कम हो गया? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहां होल की कमी हुई। तो देखिए यहां इलेक्ट्रॉन और होल की कमी हो रही है, और फिर यहां जब जा रहे हैं तो होल वापस यहां से कम हो जा रहा है। तो ये कमी कैसे पूरी होती है? हम पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये जो उत्सर्जक भाग है, ठीक है, इस उत्सर्जक भाग में हमें याद रखना है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और होल बेस में संयुग्मित होता है, यहाँ एक कोवलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध टूट जाता है। सह संयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। किस में टूटा है? ई भाग में, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ई भाग के अंदर।
एक सहसंयोजक बंध टूटेगा तो क्या जनरेट होगा, सहसंयोजक बंध टूटने से एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारे पास होल बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल बने, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल बने तो होल देखो, जैसे होल इधर गया था, इलेक्ट्रॉन और होल का संयुग्मन हुआ था, ठीक है, तो होल तो यहाँ रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास यहाँ से वापस आ जाएगा, ठीक है, प्लस टर्मिनल की ओर, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन जो बना ये ऐसे यहाँ पर ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होल तो यहाँ रह गया, तो यानी यहाँ इसकी कमी तो पूर्ति हो गई, होल कम हो रहा था क्योंकि होल आगे जा रहा था, और जैसे इलेक्ट्रॉन होल का संयुग्मन हुआ था तो एक नया इलेक्ट्रॉन और एक नया होल जनरेट हुआ, बंध टूटने से तो होल यहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। होता क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की कमी, वो बैटरी का जो ऋण टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर भेज देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते ही क्या कर देगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन और होल की कमी जो हुई थी उसमें से इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पर ये भेज ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो इसकी पूरी हो गई, ठीक है। और यहाँ का जो होल था वो बंध टूटने से यहीं रह गया, तो होल की कमी ऐसे पूरी होगी, ठीक। और इसी तरीके से ये जो होल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये जो होल पहुंच रहे हैं वो बैटरी के ऋण टर्मिनल द्वारा यहाँ से संतृप्त कर दिए जा रहे हैं, ठीक। तो यानी जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक होल को संतृप्त कर रहा है, वैसे हम मान रहे हैं कि बैटरी का धन टर्मिनल एक होल को भेज दे रहा है। होल तार में से नहीं जा सकता अभी, जैसा मैंने बताया, तो इट मींस क्या हो रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन होल कमी हो रही है, यहाँ एक सहसंयोजक बंध टूट रहा है। इस तरीके से इसकी वर्किंग क्या होती है, लगातार चलती रहती है और ट्रांजिस्टर काम करता रहता है। तो देखेंगे अब हमारे पास क्या होता है, धारा कैसे कैसे बनती है। तो धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है। तो देखिए यहाँ से ये धारा यहाँ से चली होगी, तो ये धारा अंदर जा रही है। अब ये कौन सा भाग है, उत्सर्जक भाग है, तो हमारे पास यहाँ जो धारा है इसका नाम रखा जाएगा IE, मतलब उत्सर्जक धारा, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन होल की कमी यहाँ जब हो रही थी इलेक्ट्रॉन और होल के संयुग्मन से, यहाँ से जो होल आ रहा है वो इसके इलेक्ट्रॉन से संयुग्मित हो रहा था, यहाँ से जो होल आएगा वो इलेक्ट्रॉन से जो संयुग्मित हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन होल जो कम हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूर्ति की जा रही है, VEB। इस बैटरी का नाम मैंने VEB रखा है। VEB के ऋण टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहती है, इसका मतलब यहाँ से ये जो धारा जा रही है, इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है इसके विपरीत एक धारा जनरेट होगी, ठीक है। तो इसके जो विपरीत जो धारा जनरेट हो रही है उस धारा का नाम क्या रखा जाएगा, चूंकि बेस करंट है तो IB, तो ये IB हमारे पास बेस करंट हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ वाले जो होल है उत्सर्जक भाग वाले बेस को पार करके संग्राहक में इकट्ठे हो रहे हैं और उनको बैटरी BBC, आउटपुट वाली बैटरी का नाम BBC है, ये इलेक्ट्रॉन भेजकर इनको संतृप्त कर रही है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाकर इसको संतृप्त कर रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, तो धारा का जो नियम है वो इलेक्ट्रॉन के हमेशा क्या रहता है, विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत रहता है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो इट मींस धारा इनके विपरीत जनरेट हो रही है, यानी धारा इस तरफ आ रही है। चूंकि ये संग्राहक भाग के लिए धारा है इसलिए इसका नाम क्या रहा, IC। तो हम देख रहे हैं ट्रांजिस्टर में 3 धाराएं होती हैं, IE, IB और IC, ठीक है। तो ये IE, IB और IC, इसके लिए धारा नियम कहलाएगा। धारा जो मेन जो जनरेट हुई है वो उत्सर्जक के कारण हुई है। तो इस प्रकार जो यहाँ ट्रांजिस्टर में जो धारा नियम लगता है, ट्रांजिस्टर में जो धारा नियम है, करंट लॉ है, वो क्या है, IE डोमिनेटिंग करंट है हमारे पास, IE बराबर IB प्लस IC, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर के लिए धारा नियम है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है बहुत ही इजी है, जो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर किस प्रकार से काम चल रहा है। तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग को आप जब भी पेपर में समझाओगे, कॉपी में लिखोगे थ्योरी में, तो इसको 2 पैराग्राफ में लिखना। पहले पैराग्राफ में बहुत ही सिंपल कि ये काम कैसे कर रहा है, सेकंड पैराग्राफ में हम ये मेंशन करेंगे कि ये लगातार काम कैसे कर रहा है। पहले पैराग्राफ में काम कैसे चालू हुआ, काम कैसे कर रहा है, फिर लगातार काम कैसे कर रहा है, उसका डिस्कशन, ठीक है। अब इसको एक बार हम दोबारा देखते हैं। देखिए हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं पीएनपी का सर्किट डायग्राम हमने बनाया हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि EB संधि फॉरवर्ड और BC रिवर्स बायस होनी चाहिए, तो हमने EB संधि को फॉरवर्ड कर रखा है, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से BC संधि के अंदर हमने क्या करा है, रिवर्स बायस करना है जंक्शन, तो प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ा, ठीक है। बैटरी के प्लस टर्मिनल का काम क्या है, प्लस से प्लस को रिपेल करना। इसका मतलब देखेंगे P भाग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन थे, होल्स, होल रिपेल होकर कहाँ जा रहे हैं, आधार भाग में, ठीक है।
आधार भाग में मेन चार्ज कैरियर्स कौन से, इलेक्ट्रॉन, वो उसको पहले से आकर्षित कर ही रहे थे और यहाँ से प्रतिकर्षण और मिला तो इजीली जा पाए। ठीक है, तो ये बेस को पार कर रहे हैं। बेस को पार करते समय सामान्य अवस्था में 2% कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का संयुग्मन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के पूरक है, तो होल जब इनको पार कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, 2% कंजुगेशन हो रहा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% कंजुगेशन हो सकता है। मानने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन चले तो संग्राहक भाग में कितने पहुंचे, 95। ठीक है, तो होल यहाँ से चलकर इस बेस को पार कर कर यहाँ पर आ पाए। यहाँ पर आने के बाद यहाँ देखो होल इकट्ठे होते जाएंगे और ये बैटरी VBC का रिंग टर्मिनल इनको संतृप्त करता जाएगा। ठीक है, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं चार्ज कैरियर्स बैटरी VEB के धन टर्मिनल से चलकर VBC के रिंग टर्मिनल तक पहुंच रहा है और ये वैसे भी ग्राउंडेड है ये इन दोनों के बीच में, अर्थात ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। ठीक है, फिर सेकंड टाइम में हमें बताना है कि लगातार काम कैसे करता है। लगातार काम करने का मतलब है कि जैसे ही क्रिस्टल से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हुए, यानी इलेक्ट्रॉन और होल का संयुग्मन हुआ, उसी टाइम बैटरी VEB का धन टर्मिनल एक होल और एक होल को अंदर भेज देगा। अब चूंकि होल तार में तो नहीं जाता, तो ये एक्चुअल में कैसे होता है, उत्सर्जक भाग में एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होते हैं बाय द ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा उत्सर्जक भाग में, और सहसंयोजक बंध टूटते ही मैंने क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हुआ है। तो देखिए हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन बना और ये होल बना। इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल से आकर्षित होकर यहाँ आएगा और होल यहीं रुक जाएगा। अब चूंकि बेस में इलेक्ट्रॉन और होल का संयुग्मन भी तो हुआ था, अर्थात बेस में इलेक्ट्रॉन और होल भी तो कम हो रहे, इलेक्ट्रॉन भी तो कम हुआ बेस का, तो बेस का जो इलेक्ट्रॉन कम हुआ वो बैटरी का रिंग टर्मिनल इसके अंदर भेज देता है। इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ से चलकर वो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ति कर देगा। तो लगातार ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर की वर्किंग थी। तो अब देखेंगे कि हमारे पास जो EV जंक्शन फॉरवर्ड है और BC रिवर्स है, इसके कारण से ही ऐसा हो पाया और इसका नाम ट्रांजिस्टर ही क्यों रखा गया था वो और समझ हमारे पास आ जाएगा। देखिए BC रिवर्स बायस किया गया है। जब रिवर्स बायस होता है तो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट के अंदर ज्यादा प्रतिरोध लगेगा। रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध ज्यादा होता है तो ज्यादा प्रतिरोध लगेगा। इसका मतलब क्या है, रिवर्स बायस होने के कारण आइडियल कंडीशन अगर माने तो रिवर्स बायस में डायोड काम करता ही नहीं, तो आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होना चाहिए था। ठीक है, पर जनरली हम यहाँ इसकी वर्किंग को समझेंगे तो हम देख रहे हैं कि अगर IE 100 इलेक्ट्रॉन के कारण है तो IC पे हमें कुछ भी नहीं मिलना था, यानी 100% कोई चीज आ रही, पर आउटपुट रिवर्स बायस में होने के कारण कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी 95% हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो यानी यहाँ जो रेजिस्टेंस था वो इसकी बाय द वर्किंग कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण आउटपुट में हमें कुछ भी ना मिलने के बावजूद हमें 95 मिल रहा है, अर्थात इसका जो रेजिस्टेंस था वो ट्रांसफर हो गया। इसीलिए इस डिवाइस का नाम क्या रखा गया, ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसमें जो करंट जो बनता है वो मैंने इसका समझाया ही है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा रहती है, तो करंट जो बना उसके लिए धारा नियम IE, IB और IC। इस प्रकार से हमारे पास ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को समझाया जाता है। NPN और PNP की क्रियाविधि में एकमात्र अंतर है, जो आपने अगर बेसिक ये समझा है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। वहां सहसंयोजक बंध टूटता है, पर याद रखना है वहां सहसंयोजक बंध बेस में टूटता है। PNP में सहसंयोजक बंध उत्सर्जक भाग में टूटता है, परंतु NPN के अंदर कहां टूटेगा, बेस में। बाकी कोई अंतर नहीं है। वर्किंग आपको पता है कि कहाँ रिपल्शन होना है और कहाँ आकर्षण होना है, और EB फॉरवर्ड और BC रिवर्स में ही जोड़ना है। इसी वर्किंग मोड में ये काम करता है, दूसरे वर्किंग मोड में ये काम नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से आप ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझ पाएंगे और बहुत इजी है। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं थ्योरी में, जैसा मैंने बताया है, बहुत इजी है। धन्यवाद।